एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और सबकी नीट की तैयारी चल रही है मस्त। तो मैं लेकर आई हूं आज नीट फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने हैंड पिक किया है फ्रॉम ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो यानी कि ये उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो दिस इज नॉट जस्ट वन वीडियो, इस तरह के MCQ वाले वीडियोस काफी सारे आने वाले हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो साथ ही रहिएगा। एंड फॉर दिस वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 15. For the circuit shown in the figure below, the equivalent resistance between points A and B is. A और B के बीच में हमें equivalent resistance निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी जो सर्किट है इसको देख के हमें ये पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और कौन सी पैरेलल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ करेंगे। लेट अस से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो A और B के बीच में एक तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम इस 10 ओम के रेजिस्टेंस को पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर कर दिया। इसके अलावा बाकी सब कुछ दूसरी तरफ है, राइट। उसके बाद A पॉइंट से दो रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, 10 ओम्स और 3 ओम्स। तो A से इस तरह से दो रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, 10 ओम्स और 3 ओम्स। परफेक्ट। अब क्या हो रहा है, जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसके साथ एक और 7 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब 3 ओम्स के साथ एक 7 ओम्स का और सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये 7 ओम्स और 10 ओम्स साथ में मिल जा रहा है, तो 7 ओम्स और 10 ओम्स साथ में मिल गए। उसके बाद यहाँ से एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, B पे। तो ये जो है ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो आपको बहुत इजीली पता चल रहा है कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि 3 और 7 जो है ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 + 3 दैट इज 10। अब 10 और 10 जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, राइट। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 which is equal to 2/10. Therefore, R parallel will be equal to 10/2 that is 5 ohms. यानी कि ये जो तीनों हो गए, इन तीनों को अगर हम हटा दें तो हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ohms। तो अब अगर हम सर्किट का फर्दर सिंप्लीफाइड वर्जन बनाएं तो ये 10, 3 और 7 तीनों के बदले में हम सिर्फ एक 5 ohms लिख सकते हैं, जो कि सीरीज में है एक और 5 ohm रेजिस्टेंस के, और यहाँ नीचे एक और 10 ohm रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली अब अगर आप A और B के बीच में देखें तो ये दोनों 5 ओम रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, राइट। तो इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम्स। तो अब हमारे पास दो 10 ओम रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में है। अब हम निकालेंगे पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/10 + 1/10। ये हो जाएगा 2/10। Therefore, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 ओम्स। तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ohms। If the voltage across a bulb rated 220 volts 100 watts drops by 2.5% of its rated value, then the percentage of the rated value by which the power would decrease is। सबसे पहले तो बल्ब के पावर और वोल्टेज के बीच का रिलेशन याद करते हैं। तो पावर और वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या है, P = V²/R। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो V² के प्रोपोर्शनल है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर जा रहा है बाय 2.5%, तो फिर पावर में जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो क्या होगा। अब हम इस रिलेशन को देखते हुए लिख सकते हैं कि ΔP/P विल बी इक्वल टू 2ΔV/V, राइट। ये तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि V² है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 × ΔV/V। अब अगर हमें इसका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज देखना है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100% से। ठीक है,
तो अब इस तरफ जो है, इस तरफ क्या है, इस तरफ परसेंटेज इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, राइट, जो कि हमें निकालना है कि भाई पावर का जो परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा। वोल्टेज का परसेंटेज चेंज कितना दिया हुआ है, 2.5%, ठीक है। तो फिर 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 5। तो देयरफॉर जो पावर का परसेंटेज चेंज होगा दैट विल बी 5%। Question number 17. In the circuit shown, the potential difference between X and Y will be. अब अगर हम इस सर्किट को देखें, यहाँ पे पॉइंट X और Y के बीच में का जो जगह है ये खाली है, विच शोज दैट दिस इज एन ओपन सर्किट। तो चूंकि ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो कैसे करेगा, नहीं करेगा, राइट, क्योंकि पाथ ही नहीं है करंट के लिए फ्लो करने के लिए। तो इसीलिए जो करंट फ्लो होगा दैट वुड बी जीरो इन दिस सर्किट बिकॉज इट इज एन ओपन सर्किट। तो ये सर्किट वैसा ही है जैसे जब स्विच ऑफ रहता है तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है सर्किट से, इसीलिए बल्ब नहीं चालू होता है, फैन नहीं चलता है, बिकॉज द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो वही होगा जो सेल का ईएमएफ है। सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 120 volts. So B is the right option. Question number 18. 6 resistances each of value R is equal to 5 ohms are connected between points A, B and C as shown in the figure. If R1, R2, R3 are the net resistance between A and B, between B and C and between A and C respectively, then R1 is to R2 is to R3 will be equal to. ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर ही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। वो सोचते हैं जैसे नेट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में क्या है, अगर आपको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस और ये पूरा रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 जो है वो ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस है। नेट रेजिस्टेंस इज R1 बट R1 इज नॉट इक्वल टू स्मॉल r। ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे स्मॉल r है, लेट अस अज्यूम कि ये r डैश है, ये पूरा r जो है ये r डैश है। उसी तरह ये दोनों जो है, दोनों r का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इससे लेट अस से बनता है r2 डैश। उसी तरह ये तीनों r का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको मिलके बनता है r3 डैश। तो यहाँ पे जो सबसे क्रिटिकल चीज़ समझने की है वो ये है कि R2 डैश और R2 बराबर नहीं है। R2 का मतलब है कि B और C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब R1 डैश R3 डैश सीरीज में और वो पूरा चीज़ R2 डैश के पैरेलल में, राइट, वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C। ठीक है, जैसे बहुत लोग ये मिस्टेक करेंगे कि ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही R2 है, बट वो R2 नहीं है। R2 का मतलब है जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है B और C पॉइंट के बीच में। तो इसको हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी और इजी हो जाए। तो बेसिकली R1 डैश जो है, जो हमने एज्यूम किया है, R1 डैश विल बी इक्वल टू R, R2 dash will be equal to parallel combination of R and R. That is 1 by R2 dash is equal to 1 by R plus 1 by R, which is equal to 2 by R. Therefore, R2 dash is equal to R by 2. उसी तरह R3 dash क्या हो जाएगा, ये तीनों R का parallel combination, यानी कि 1 by R3 dash is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, which is equal to 3 by R. Therefore, R3 dash is equal to R by 3. तो इस तरह से हमने R1 dash, R2 dash और R3 dash की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो अब हमारा डायग्राम जो है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बना सकते हैं, कुछ ऐसे। तो अब हमारे पास कुछ ये वाला सिनेरियो है जिसमें ये हमारा R1 dash है, ये हमारा R2 dash है और ये हमारा R3 dash है। और अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो है R1। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 डैश और R3 डैश का सीरीज कॉम्बिनेशन विच इज इन पैरेलल विथ R1 डैश, राइट। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा R2 डैश और R3 डैश सीरीज में और ये पूरा चीज़ इन पैरेलल विथ R1 डैश। उसी तरह R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C,
इसका मतलब है R1 डैश सीरीज में विथ R3 डैश और ये पूरा चीज़ इन पैरेलल विथ R2 डैश। उसी तरह R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, यानी कि R1 डैश इन सीरीज विथ R2 डैश और ये पूरा चीज़ इन पैरेलल विथ R3 डैश। तो ये है हमारा R1, R2 और R3। तो अब इस क्वेश्चन में हमें R1, R2, R3 के बीच का रेशियो निकालना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो R1 जैसे कि हमने बताया कि R1 इज R3 डैश इन सीरीज विथ R2 डैश, यानी कि R3 डैश प्लस R2 डैश ये पैरेलल में होगा R1 डैश के। R3 डैश की वैल्यू है R/3 और R2 डैश की वैल्यू है R/2 और ये पूरा चीज़ R1 डैश के पैरेलल में है। सो दिस इज इक्वल टू 5R/6 विच इज इन पैरेलल विथ R1 डैश। तो R1 डैश की वैल्यू क्या है, R है, तो इस ये हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 6/5R प्लस 1/R। तो ये हो जाएगा 6 + 5/R, 6 + 5 डिवाइडेड बाई 5R। So 1/R1 is equal to 11/5R. Therefore R1 is equal to 5R/11। तो ये R1 की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो R2 is equal to R1 dash in series with R3 dash and this entire thing in parallel with R2 dash। तो R1 dash की वैल्यू क्या है, स्मॉल r, R3 dash की वैल्यू है R/3। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये पूरा कॉम्बिनेशन R2 डैश के पैरेलल में होगा। ये वैल्यू हो जाएगी R + R/3 हो जाएगा 4R/3 और ये पैरेलल में है R2 डैश के। तो R2 डैश की वैल्यू क्या है, R2 डैश की वैल्यू है R/2। तो इसीलिए 1/R2 will be equal to 3/4R plus 2/R which is equal to 11/4R। तो हम कह सकते हैं कि R2 is equal to 4R/11। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम R3 की वैल्यू निकालेंगे which is R1 dash सीरीज विथ R2 डैश। तो दोनों को जोड़ देंगे और ये पूरी चीज़ पैरेलल है R3 डैश के। तो ये है R + R2 और ये पैरेलल है R3 डैश के। R + R2 क्या हो जाएगा, 3R/2 एंड दिस इज इन पैरेलल विथ R/3। तो इसीलिए 1/R3 हो जाएगा 2/3R प्लस 3/R। तो ये हो जाएगा 11/3R। Therefore R3 is equal to 3R/11। तो हमने R1, R2, R3 की वैल्यूज निकाल ली है। तो अब हम निकालते हैं तीनों का रेशियो। R1 is to R2 is to R3 will be equal to 5R/11 is to 4R/11 is to 3R/11। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 5:4:3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत एक काफ़ी क्वेश्चन सिंपल था, काफ़ी सॉल्यूशन इसका काफ़ी सिंपल था, बट क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि R1, R2, R3 है क्या। लोग R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश निकाल के उन्हीं को R1, R2, R3 सोच लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जब भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको सारे रेजिस्टेंसेस एज्यूम करके उन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। Question number 19. An emitter connected in the circuit as shown in the figure shows a reading of 1/2 ampere, 3/4 ampere, 1/8 ampere और 2 amperes। तो यहाँ पे हमें एमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, ओवरऑल सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो ओवरऑल सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 वोल्ट्स है। तो हमें खाली निकालना ये है कि ओवरऑल सर्किट के अंदर नेट रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ 4 रेजिस्टेंसेस तो हमें दिख ही रहे हैं। तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका नाम रख देते हैं कुछ। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसका A नाम रख देते हैं, इसका B नाम रख देते हैं। तो पॉइंट A और B को एज इट इज रखते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट A और B है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक सेल भी है और एक एमीटर भी है, ये सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इसके नीचे वाला हिस्सा है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको हम फ्लिप कर देंगे ऊपर की तरफ।
तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ इसको फ्लिप कर देंगे तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है इसको हमने नीचे से ऊपर फ्लिप कर दिया है, करेक्ट। तो अब क्या हो गया है, ये तीनों जो 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं ये हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये तीनों पैरेलल में हैं। तो ये तीनों चूंकि पैरेलल में है तो इनका हम पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1/r पैरेलल विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो यानी कि R पैरेलल विल बी इक्वल टू 2/3 ओम्स। तो मतलब ये पूरा तीनों को मिला के हमारे पास कितने का रेजिस्टेंस है, 2/3 ओम्स। तो अगर हम फिर से एक सिंप्लीफाइड वर्जन अगर बनाएं तो ये तीनों रेजिस्टेंस के बदले में हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस डाल सकते हैं, और वो एक रेजिस्टेंस क्या है, R पैरेलल, और ये रेजिस्टेंस तो 2 ओम्स दिया हुआ ही है, राइट। तो अब इसको ये वाला अगर आप देखें अरेंजमेंट, तो ये जो 2 ओम है और ये जो R पैरेलल है ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है। मतलब ये 2 ओम का जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वाला कनेक्टेड है, और फिर दे आर कनेक्टेड टू द सेम सर्किट। बेसिकली 2 ओम से जितना करंट पास होगा R पैरेलल से भी उतना ही करंट पास होगा। तो यानी कि 2 ओम, ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है और जो R पैरेलल है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए पूरा सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R पैरेलल प्लस 2 ohms, that is 2/3 plus 2 which is equal to 8/3 ohms। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 8/3 ohms। तो अब ओवरऑल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो है 2 ohms। तो ओवरऑल सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी V/R that is equal to 2 volts divided by 8/3 ohms, यानी कि 6/8 which is equal to 3/4 amperes। तो यानी कि बी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो आप देखिए अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, हर जगह अप्रोच क्या रहता है, जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं या बहुत सारे सेल्स हैं, तो आपका पहला एम क्या होना चाहिए, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालो, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, या फिर पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ निकालो, राइट। और उसके बाद चुपचाप ओम्स लॉ अप्लाई करो। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। Question number 20. A millivolt meter of 25 millivolt range is to be inverted into an ammeter of 25 ampere range. The value in ohm of necessary shunt will be. तो अब एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है या कोई गैल्वेनोमीटर भी दिया हुआ है, तो हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेंगे जिसको हम कहते हैं शंट, और उसको हम पैरेलल में लगा देंगे, ताकि अगर हमारा मेन करंट आई है तो बहुत छोटा सा करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास करे और बाकी अधिकतर करंट जो है वो इस शंट से पास करे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको ये कन्वर्ट करना है इनटू एन एमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, यानी कि जो करंट इस शंट से जा रहा है वो करंट होना चाहिए 25 एम्पियर्स। नाउ इन दिस केस जो I1 है, I1 जनरली बहुत स्मॉल होता है, और चूंकि I1 स्मॉल होता है तो हम I1 को ऑलमोस्ट जीरो एज्यूम करके ये कह सकते हैं कि I माइनस I1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I, और इस I की वैल्यू दी हुई है 25 एम्पियर्स, ठीक है। तो हमें I की वैल्यू पता है, हमें निकालना है शंट की वैल्यू। तो शंट की वैल्यू निकालने के लिए इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस वोल्ट मीटर का रेंज है। तो वोल्ट मीटर का रेंज है 25 मिली वोल्ट्स, यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट्स। सो देयरफॉर जो शंट होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट दैट इज V डिवाइडेड बाय I, जो करंट फ्लो कर रहा है शंट के अक्रॉस। तो V की वैल्यू है 25 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू है 25। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 ओम्स, दैट इज 0.001 ओम्स। तो आप देखिए कितनी छोटी सी वैल्यू है इस शंट की। इतनी छोटी वैल्यू का यही फायदा है कि सारा का सारा करंट ऑलमोस्ट इसी के थ्रू पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 21. In the circuit shown, cells A and B have negligible resistances. For VA is equal to 12 volts, R1 is equal to 500 ohms and R is equal to 100 ohms. The galvanometer shows no deflection. Find the value of VB.
तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो VA का वैल्यू है दैट इज 12 वोल्ट्स जो कि दिया हुआ है, लेकिन VB का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ बोला जा रहा है कि जब R1 की वैल्यू 500 ओम्स है और जब R की वैल्यू 100 ओम्स है तो गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि जो करंट इस आर्म से जा रहा है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि IG इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम इस पूरे आर्म को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज करंट जो है ऐसे निकल रहा है। लेट अस से यहाँ से करंट निकला I1 और ये I1 करंट यहाँ पहुँचा, उसके बाद वो इधर जाएगा ही नहीं, पूरा का पूरा I1 करंट जो है वो इस तरफ आ जाएगा R की तरफ। यहाँ आने के बाद वो करंट वापस ऐसे जाएगा। तो बेसिकली करंट जो है ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसा ही है यहाँ सर्किट में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो सर्किट्स हैं, ये हमारा सर्किट 1 है और ये हमारा सर्किट 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्किट 1 पे फोकस करते हैं। अभी हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉज यूज करेंगे, किरचॉफ लूप लॉ इनफैक्ट। तो सर्किट 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम डायरेक्शन ये है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि किरचॉफ्स लूप लॉ में सम ऑफ द ईएमएफ, सारे ईएमएफ का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, उसके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ईएमएफ के नाम पे क्या है, VA में पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव, एज्यूम डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो इसीलिए VA में पॉजिटिव साइन होगा। एंड दिस इज इक्वल टू कितने रेजिस्टेंसेस है सर्किट 1 में, एक तो R1 है और एक R है। और R1 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। R से कितना करंट फ्लो कर रहा है, R से भी I1 करंट ही फ्लो कर रहा है। तो I1 R1 प्लस I1 R। अब दोनों का डायरेक्शन प्लस माइनस साइन चेक कर लेते हैं। ये हमारा एज्यूम डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। इसके केस में करंट इस डायरेक्शन में है और हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी यही है, तो इसीलिए दोनों में ही पॉजिटिव होगा। अब VA की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 12 वोल्ट्स, I की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, क्या I की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है। तो I1 इंटू R1 की वैल्यू दी हुई है 500 और R की वैल्यू दी हुई है 100। तो यहाँ से हम I1 इज इक्वल टू 12/600 दैट इज 0.02 एम्पियर। तो इससे हमें I1 की वैल्यू निकल गई कि कितनी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। अब हम ठीक इसी तरह से सर्किट 2 के लिए भी किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं। तो सर्किट 2 में जैसे कि ये वाला सर्किट है, इसमें इधर से तो कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जो भी करंट फ्लो करेगा वो या तो इस तरफ से करेगा, राइट। तो इस सर्किट में हमारा टोटल ईएमएफ क्या है, जैसे इधर हम मान लेते हैं ये हमारा एज्यूम डायरेक्शन है, तो ईएमएफ के नाम पे यहाँ पे VB है। अगर यहाँ हम एज्यूम डायरेक्शन देखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है सेल के, तो इसीलिए VB यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू, इसमें रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, एक ही रेजिस्टेंस है दैट इज R, और R के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है और उसका साइन क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में है और हमारा एज्यूम्ड डायरेक्शन जो है वो इसके उल्टे डायरेक्शन में है, राइट, क्योंकि एज्यूम्ड डायरेक्शन तो कुछ इस तरह से है ना, राइट, और I ऐसे आ रहा है, तो दोनों ऑपोजिट है तो ये भी माइनस होगा। इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग VB इज इक्वल टू I1 इंटू R की वैल्यू कितनी है 100, सो दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो VB की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, इसके बाद खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते रहो, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू विल नेल इट। ठीक है, तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।